हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी, जो कि हमारे केमिकल काइनेटिक चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलो। कोलिजन थ्योरी हिंदी में बोलते हैं संघट्ट सिद्धांत। क्या होता है ये सुनो। इस सिद्धांत में ये बताया गया कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में बदलने के लिए उनके बीच में प्रभावी टक्कर होना जरूरी है। जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच प्रभावी टक्कर नहीं होगी, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं। इस सिद्धांत के अनुसार इस सिद्धांत के अनुसार रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए उनके बीच प्रभावी टक्कर यानी कि इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। ठीक है, पढ़ो एक बार। इस सिद्धांत के अनुसार रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए उनके बीच प्रभावी टक्कर यानी कि इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। जब तक उनके बीच प्रभावी टक्कर नहीं होगी, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, तब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो मैं कोई रिएक्शन आपको बताऊं, फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI। अब H2 और I2 ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ये क्या है? ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। रिएक्टेंट्स और ये प्रोडक्ट है। ठीक है ना। तो कोलिजन थ्योरी में ये बताया गया कि जब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच प्रभावी टक्कर नहीं होगी, इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, तब तक ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ऐसा इस सिद्धांत में बताया गया। ठीक है ना। जैसे मान लो H और H है ना, प्लस I। ये जब एक दूसरे से टकराते हैं, इनके बीच प्रभावी टक्कर होती है, तो एक मध्यवर्ती संकुल बनता है। क्या बनता है? मध्यवर्ती संकुल बनता है इस तरह से। इसको बोलते हैं मध्यवर्ती संकुल।
मध्यवर्ती संकुल, और फाइनली फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो HI प्लस HI, इस तरह से HI के दो मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है ना। अब होता क्या है बेटा, जब तक प्रभावी टक्कर नहीं होती, जब तक इफेक्टिव कोलिजन नहीं होता है, तब तक रिएक्टेंट के बीच में ये जो बॉन्ड है ये टूटेंगे नहीं, और प्रोडक्ट के बीच में ये जो नए बॉन्ड बने हैं ये बनेंगे नहीं, ठीक है ना। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच प्रभावी टक्कर यानी कि इफेक्टिव टक्कर होना जरूरी है, ठीक है। अब इफेक्टिव टक्कर का कैसे पता करें, तो इफेक्टिव टक्कर के लिए, प्रभावी टक्कर के लिए दो कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? दो। मैं लिख देता हूं, इसे छोटा कर लूं। प्रभावी टक्कर, अंग्रेजी में कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। की शर्त, प्रभावी टक्कर यानी कि इफेक्टिव कोलिजन की शर्त। तो इसके लिए दो शर्त है। दो क्या? एक तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इनके पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए, और दूसरा इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। दो चीजें हैं, एक तो एनर्जी और एक ओरिएंटेशन। यदि ये दो चीजें हैं मतलब प्रभावी टक्कर होगी, ठीक है। तो प्रभावी टक्कर की शर्त, पहली शर्त क्या है? सफिशिएंट एनर्जी, सफिशिएंट एनर्जी। और दूसरी शर्त क्या है? प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है बेटा। प्रभावी टक्कर की दो शर्त है भाई, हमको पता कैसे चलेगा कि प्रभावी टक्कर हो रही या नहीं हो रही? तो प्रभावी टक्कर के लिए दो कंडीशन है, एक तो सफिशिएंट एनर्जी और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके बीच सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए, सॉरी उनमें सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए, और दूसरा उनका एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। एक एक करके समझते हैं, पहले ये नोट कर लो। ये पढ़ लिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार, है ना, सिद्धांत, थ्योरी को सिद्धांत बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए उनके बीच प्रभावी टक्कर यानी कि इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, है ना। और प्रभावी टक्कर की दो कंडीशन है, सफिशिएंट एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला सफिशिएंट एनर्जी। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके बीच प्रभावी टक्कर होने के लिए उन मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए। इतनी एनर्जी होना चाहिए कि वो ऊर्जा अवरोध को पार करके और प्रोडक्ट में बदल जाए, ठीक है। मैं लिख देता हूं, इसको ग्राफ से भी समझेंगे अपन अभी। प्रभावी टक्कर प्रभावी टक्कर के लिए प्रभावी टक्कर के लिए रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल
रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के पास मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। मिनिमम एनर्जी होना चाहिए। मिनिमम एनर्जी होना चाहिए ताकि वे ऊर्जा अवरोध ताकि वे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। ताकि वे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। ताकि वे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुमको समझाता हूं। जैसे मान लो ये ऊर्जा अवरोध है। ये क्या है? ये ऊर्जा अवरोध है। ऊर्जा अवरोध, ऊर्जा अवरोध। ठीक है, और इस तरफ रिएक्टेंट है। और इस तरफ प्रोडक्ट है। ठीक है, और मान लो मेरे पास एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ये एक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ये कौन है? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। अब इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि ये इस ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, इस बैरियर को पार कर सके। ठीक है ना, क्योंकि जब तक ये इस बैरियर को पार नहीं करेगा तब तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो इसको मान लो मैं रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बोल देता हूं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। ठीक है ना, तो इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कम से कम इतनी ऊर्जा होना चाहिए कि ये इस बैरियर को पार कर सके, इस बैरियर को पार कर सके। क्योंकि जब तक ये इस बैरियर को पार नहीं करेगा तब तक ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है ना, देखो पढ़ो क्या लिखा है। प्रभावी टक्कर के लिए, इफेक्टिव कोलिजन के लिए, है ना, प्रभावी टक्कर के लिए रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल के पास मिनिमम एनर्जी होना चाहिए ताकि वे ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। ठीक है, इस ऊर्जा अवरोध को, इस बैरियर को पार कर सके, इतनी ऊर्जा इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे कि प्रभावी टक्कर है। ठीक है इसी को एक ग्राफ से समझते हैं। देखो यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है मैंने। यहाँ पे ये जो चीज है, ये आपके ऊर्जा अवरोध को बता रहा है ना। ये ईटी क्या बता रहा है? ऊर्जा अवरोध। ऊर्जा अवरोध मतलब जो ऊर्जा अवरोध है, जो बैरियर है, उसके पास उसकी एनर्जी कितनी है? ईटी। अच्छा, मेरा जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है इसके पास जो एनर्जी है उसको हम ईआर से बता देते हैं। किससे बता देते हैं? ईआर से। ठीक है, इस तरह के ग्राफ हमने पहले भी देखे। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी ऊर्जा तो पहले से ही है, इस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इतनी और एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए। तो इसको बोलते हैं ई ए। क्या बोलते हैं? ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए, एक्टिवेशन एनर्जी। तो आप समझो बात को कि ये रिएक्टेंट है और ये
प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इस ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है। किसको पार करना पड़ता है? इस ऊर्जा अवरोध को। मतलब मेरे रिएक्टेंट के पास इतनी ऊर्जा होनी चाहिए कि इस बैरियर को ये पार कर सके, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्टेंट के पास पहले से ही इतनी ऊर्जा तो पहले से ही है, इतनी ऊर्जा और इसको मिल गई तो इसने इस बैरियर को पार कर दिया। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं ईटी इक्वल टू ई आर प्लस ई ए। ये वो ऊर्जा है जो पहले से ही मॉलिक्यूल के पास है और ये एक्स्ट्रा एनर्जी है। ठीक है, तो इतनी एनर्जी और इसको मिल गई और इतनी पहले से ही थी, दोनों को जोड़ दें तो ये बैरियर के बराबर एनर्जी हो गई। ठीक है ना, तो ये एनर्जी पहले से ही थी और ये एक्स्ट्रा एनर्जी है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को अलग से दी गई है। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी पहले से ही है, इतनी एनर्जी और जब इसको दे देते हैं तो ये ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा के बराबर हो जाती है और ये आसानी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे ये जो सी है ना, ये मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स है। सी क्या है? मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स, मध्यवर्ती संकुल, जो अभिक्रिया के बीच में बनता है, जैसे अभी मैंने बताया था। ये जो बीच में बनता है उसको बोलते हैं मध्यवर्ती संकुल, मध्यवर्ती कॉम्प्लेक्स। बोलो, इतना समझ में आया? आगे बढ़ जाए क्या? बहुत सीधी सी बात है। इस ऊर्जा अवरोध को पार करना है तो रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी पहले से ही है, इतनी और इसको दे दो तो ये ऊर्जा अवरोध को पार करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ ET इक्वल टू ER प्लस EA। अच्छा, ये ET क्या है? यहाँ लिख दूं क्या? ये जो ET है ना बेटा, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी हिंदी में बोलते हैं दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा। और ये जो EA है इसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। और ER क्या है? ER वो ऊर्जा है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास पहले से ही उपलब्ध है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट है प्रॉपर ओरिएंटेशन। प्रभावी टक्कर की दूसरी कंडीशन है प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब एक उपयुक्त अभिविन्यास। जब तक एक प्रॉपर ओरिएंटेशन यानी कि उपयुक्त अभिविन्यास मॉलिक्यूल के पास नहीं होगा तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, प्रभावी टक्कर के लिए रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो, जैसे मान लो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एग्जांपल पढ़ा होगा CH3Br, इसको मिथाइल ब्रोमाइड कहते हैं, और ये KOH,
ठीक है। मिथाइल ब्रोमाइड और KOH की जब अभिक्रिया हम करवाते हैं तो मिथाइल एल्कोहल बनता है प्लस KBr बाहर हो जाता। ठीक है, ये कौन है? मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल जो कि मेन प्रोडक्ट है। और ये कौन है? मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड जो कि हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, अब मिथाइल ब्रोमाइड से मिथाइल एल्कोहल बनता है। ठीक, तो मिथाइल ब्रोमाइड हो गया रिएक्टेंट और मिथाइल एल्कोहल हो गया प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। ठीक है, अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए दो चीजें हैं। पहली चीज तो सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए, जो हम देख चुके हैं बैरियर को पार करने के लिए। दूसरी चीज प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा तब तक उनके बीच इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, मतलब प्रभावी टक्कर नहीं होगी। ठीक है, देखो समझाता हूं। जैसे मान लो ये जो मिथाइल ब्रोमाइड है ये इस तरह से होता है। ठीक, और ये जो हमारा KOH है इसका OH, ये। ठीक, अच्छा, यहाँ पे आपको पता होगा ब्रोमाइड पे पार्शली नेगेटिव आएगा और कार्बन पे पार्शली पॉजिटिव आएगा। ठीक, अच्छा, अब देखना यहाँ पे दो तरीके से ओरिएंटेशन हम बना सकते हैं। एक तो इस प्रकार से, इस पे से क्या पेन फिसलता है। और ये, ठीक है, और एक मैं इस तरह से बना सकता हूं। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसके ऊपर नेगेटिव है और इसके ऊपर भी नेगेटिव है, इसके ऊपर नेगेटिव है पार्शियली नेगेटिव और इसके ऊपर भी नेगेटिव है। तो क्या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे के पास में आके टकरा सकते हैं? नहीं टकरा सकते। क्यों? क्योंकि इस पे भी नेगेटिव चार्ज और इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो ये जब पास में आएंगे ना, तो जैसे ही पास आएंगे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे ही पास आएंगे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे क्या होगा, ये पास आके और वापस दूर हो जाएंगे, पास आके और वापस दूर हो जाएंगे, मतलब टक्कर हुई नहीं। मतलब ये जो ओरिएंटेशन है ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं नो प्रॉपर ओरिएंटेशन। नो प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब यहां पे प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। अच्छा, यहां पे देखो, जब इस OH ने पीछे से अटैक करा, कहां से अटैक करा? पीछे से। तो देखो इस पे नेगेटिव चार्ज है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है ना? तो ये इधर आएगा और ये भी इधर आएगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इनके बीच में एक जोरदार टक्कर होगी, प्रभावी टक्कर होगी, जिससे ये इसमें जुड़ जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा। मतलब इसको मैं बोल सकता हूं प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक, तो यहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि टक्कर हुई ही नहीं, पास में आए और वापस दूर चले गए। लेकिन यहां पे प्रोडक्ट बनेगा।
ठीक है बेटा। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए प्रभावी टक्कर होना जरूरी है। ठीक है, देखो फिर से अपन इस चीज को पीछे से रिपीट करते हैं, अभी आपको पूरा समझ में आ जाएगा। हम पढ़ रहे हैं कोलिजन थ्योरी, यानी कि संघट्ट सिद्धांत। संघट्ट का मतलब ही टकराना होता है। ठीक है, अच्छा, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए उनके बीच प्रभावी टक्कर होना चाहिए, मतलब उनके बीच इफेक्टिव कोलिजन होना चाहिए। अब प्रभावी टक्कर के लिए दो कंडीशन होती है, एक तो सफिशिएंट एनर्जी और एक प्रॉपर ओरिएंटेशन। सफिशिएंट एनर्जी मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास कम से कम इतनी एनर्जी होना चाहिए कि वो ऊर्जा अवरोध को पार कर सके, इस ऊर्जा अवरोध को पार कर सके। जब इस ऊर्जा अवरोध को पार करेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहां पे हमने ग्राफ से भी समझा था। दूसरी चीज है प्रॉपर ओरिएंटेशन। जब तक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, उपयुक्त अभिविन्यास नहीं होगा, तब तक रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पास नहीं आएंगे। ठीक है, और प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के पास आए, एक दूसरे से टकराएं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट। हम पढ़ रहे हैं कोलिजन थ्योरी यानी कि संघट्ट सिद्धांत। अब इस संघट्ट सिद्धांत के अकॉर्डिंग रेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो समझते हैं। ठीक है, जैसे मान लो यहां पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी दोनों मिलेंगे तो इनके मिलने से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ए प्लस बी के मिलने से क्या बनेगा, प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट बनने के लिए दो कंडीशन है। पहली चीज, इनके पास मिनिमम एनर्जी होना चाहिए ताकि ये बैरियर को पार कर सके, अवरोध को पार कर सके। और दूसरी चीज, इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ताकि एक दूसरे के पास आए और टकराएं। ठीक है, तब प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, रेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो आपको याद है हमने अर्हेनियस इक्वेशन पढ़ी थी। अर्हेनियस समीकरण याद है आपको? इससे पहले वाले लेक्चर में अर्हेनियस समीकरण पढ़ा था। अर्हेनियस समीकरण क्या होता है, देखो K बराबर AE की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये हमारा अर्हेनियस समीकरण था। K बराबर AE की पावर माइनस EA अपॉन RT, इसको हमने अर्हेनियस समीकरण बोला था। ठीक है, अच्छा, कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी मतलब कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है। देखो ये K दिख रहा है, इस K की जगह आप रेट लिख दो। K की जगह क्या लिख दो, रेट लिख दिया। अच्छा, ये जो A है ना, इसकी जगह लिख दो PZ। A की जगह क्या लिख दो, PZ, और बाकी ऐसा का ऐसा ही लिख दो, E की पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी मतलब कोलिजन थ्योरी के अनुसार, संघट्ट सिद्धांत के अनुसार हम रेट को इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेट इक्वल टू P इंटू Z इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT। अब आप एक चीज देखो, यहां पे देखो, इसको देखो और इसको देखो, तो ये दोनों चीजें तो सेम ही हो गई। तो फिर अलग से क्या है, A और PZ। मतलब मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो A है वो PZ के बराबर है, जो A है वो P इंटू Z के बराबर है। ठीक है, ये हमारा अर्हेनियस समीकरण होता है और ये कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम रेट को रिप्रेजेंट करते हैं।
ठीक है ना। अब इसमें ये कौन कौन सी चीजें हैं वो देख लेते हैं। तो पहले फिर से इसको अपन लिखते हैं, रेट इक्वल टू पी जेड और ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, रेट तो आपको पता ही है, दर होता है। यहाँ P क्या है? P, ये जो P है ना, ये P ओरिएंटेशन को बताता है। किसको बताता है? ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन मतलब अभिविन्यास। ठीक है। P किसको बताता है? ओरिएंटेशन को। यह अणुओं के प्रॉपर ओरिएंटेशन को बताता है। ये जो P है ना, ये क्या बताता है? अणुओं के प्रॉपर ओरिएंटेशन को बताता है ना। अच्छा, Z क्या बताता है? Z बताता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मतलब संघट की आवृत्ति या टक्कर की आवृत्ति। यह संघट की आवृत्ति बताता है। यह संघट की आवृत्ति बताता है। अच्छा, जो संघट की आवृत्ति होती है ना बेटा, ये प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होती है। प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होती है। एक बात और लिख देता हूं मैं, यह प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड देखी जाती है या होती है। यह प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड होती है। मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जैसे मान लो 1 लीटर वॉल्यूम है। कितना वॉल्यूम है? 1 लीटर। तो 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर 1 सेकंड में कितनी टक्कर होती है? 1 लीटर वॉल्यूम में 1 सेकंड के अंदर कितनी टक्कर होती है, उसी को हम बोलते हैं संघट्ट की आवृत्ति। क्या बोलते हैं? संघट्ट की आवृत्ति। जैसे मैं बोलूं कि 1 लीटर वॉल्यूम में 1 सेकंड के अंदर 1000 टक्कर होती है, मतलब यहां पे Z की वैल्यू 1000 हो गई। या मैं बोलूं कि 1 लीटर वॉल्यूम में 1 सेकंड के अंदर 100 टक्कर होती है, मतलब यहां पे संघट्ट की आवृत्ति 100 हो गई, 100 हो गई। ठीक है। और P क्या बताता है? अणुओं का प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन है या नहीं है। मतलब हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जो रेट होती है, जो रेट होती है, जो अभिक्रिया की रेट होती है, जो अभिक्रिया का वेग होता है, वो इस P के भी समानुपाती है। और जो अभिक्रिया का रेट या वेग है, वो इस Z के भी समानुपाती है ना। अच्छा, आप उसमें बुक में देखोगे तो यहाँ पे ऐसा ए बी करके लिखा होता है। ए बी, ए बी क्या बताता है? ये देखो, ये ए और बी लिए थे ना हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनकी संघट आवृत्ति को ही बताता है ना। तो यहाँ पे ऐसा Z और पैरों में ए बी करके लिखा होता है, उससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है ना।
ए बी वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बताता है, ठीक है। तो देखो, जो P है वो भी रेट के समानुपाती और जो Z है वो भी रेट के समानुपाती। हालांकि ऐसा किताबों में लिखा नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं कि देखो, जितना प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा अभिक्रिया की रेट उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा आवृत्ति होगी टकराने की रेट उतनी ज्यादा होगी। भाई हमने क्या पढ़ा कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में बदलने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है, एक तो प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, और एक मिनिमम एनर्जी। तो प्रॉपर ओरिएंटेशन जितना ज्यादा होगा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल उतने ज्यादा पास आएंगे, टकराएंगे और प्रोडक्ट बनेगा। और दूसरी चीज है टक्कर की आवृत्ति, मतलब जितनी ज्यादा टक्कर होगी उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। यदि 100 टक्कर होगी तो 100 बार प्रोडक्ट बनेगा, 1000 बार टक्कर होगी तो 1000 बार प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ जाए क्या? अच्छा, नेक्स्ट है कोलिजन थ्योरी की कमियां। सुनो कमी क्या है। इस सिद्धांत में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनको कठोर गोले बताया गया। क्या बताया गया? कठोर गोले। ये बताया गया कि ये हार्ड स्फीयर होते हैं, इनकी कोई विशेष संरचना के बारे में या साइज के बारे में कोई बात नहीं बताई गई, ठीक है। ये इसकी कमी है। तो मैं लिख देता हूं, इस सिद्धांत के अनुसार रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल को हार्ड स्फीयर, मतलब कठोर गोले, बताया गया। जो इसकी कमी है, जो इसकी कमी है, ठीक है बेटा। इस सिद्धांत के अनुसार जो रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब अभिकारक अणु, उनको हार्ड स्फीयर यानी कि कठोर गोले बताया गया, जो कि इस सिद्धांत की क्या है, जो कि इस सिद्धांत की कमी है। क्या है? इस सिद्धांत की कमी है, ठीक है ना। याद रहेगी बात। क्या बताया गया? हार्ड स्फीयर, कठोर गोले, जो कि इस सिद्धांत की क्या है, इस सिद्धांत की कमी है, ठीक है ना। अच्छा देखो, मैं आपको समझाता हूं यहां से एक एग्जांपल से। जैसे A प्लस बी, या ये वाला नहीं, ये लेते हैं A2 प्लस B2, A2 प्लस B2, दोनों मिलके क्या बनाएंगे? 2AB, 2AB। तो ये हो गए रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट। क्लियर? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपन H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI बनाते हैं, H2 प्लस I2 इक्वल टू 2HI बनाते हैं, वैसे ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप बात को समझना है। जैसे जैसे मान लो ये A है और ये दूसरा A है, ठीक है। और मान लो ये B है और ये दूसरा वाला B है, ठीक है। अब A से B और A से B जब प्रॉपर तरीके से टकराएंगे, प्रॉपर तरीके से टकराएंगे, तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलते हैं? हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, या इसी को हम इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, तो जब इनके बीच हेड ऑन कोलिजन या इफेक्टिव कोलिजन होगा तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये होगा, ए से बी मिल जाएगा, और ठीक इसी प्रकार दूसरा वाला ए बी से मिल जाएगा। तो जब प्रॉपर ओरिएंटेशन होता है तो हेड ऑन कोलिजन होगा, यानी कि इफेक्टिव कोलिजन होगा, और जब इफेक्टिव कोलिजन होगा तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। अच्छा, यदि इसको हम ऐसा बना दें, थोड़ा छोटा कर लूं, अब देखना है, यदि मैं इसी को ऐसा बना दूं, बट ए और ये दूसरा वाला ए, बी और ये दूसरा वाला बी, बताओ प्रोडक्ट बनेगा क्या? यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अच्छा, थोड़ा दूर करने दो, पास में कर दिया, टक्कर तो होएगी ना, होएगी नहीं, या हो भी जाएगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये देखो, इसको आप इफेक्टिव कोलिजन नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे केवल ये ए इस बी से टकराएगा, ये दोनों बेचारे टकरा ही नहीं पाएंगे। समझ मारी बात? मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बनेगा, नो प्रोडक्ट। या फिर ये ए है ना, और ये दूसरा वाला है, और आपका बी इस तरह से आ रहा है, फिर वही समस्या, ये वाला है इस बी से तो टकरा जाएगा, लेकिन ये बेचारे टकरा ही नहीं पाएंगे। यानी कि जब तक प्रभावी टक्कर नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो यहां भी नो प्रोडक्ट। ठीक है ना, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ताकि दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से टकराएं और प्रोडक्ट बने। ठीक है ना, यदि इस तरह से इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा, और इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे ग्राफ है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट। ठीक है, पहले समझ लो इसको, देख लो क्या लिखा है। आपको याद है कुछ दिन पहले मैंने आपको अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले फैक्टर पढ़ाए थे। इसी चैप्टर के शायद दूसरे लेक्चर में बताया था, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले फैक्टर। ठीक है, दूसरे या तीसरे लेक्चर में बताया होगा। वहां पे मैंने बताया था कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, फिर इसी लेक्चर में, अभी कल परसों ही, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी हम 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो रेट कांस्टेंट है वो डबल हो जाता है, और अभिक्रिया की दर भी डबल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं वही चीज यहाँ पे ग्राफ से समझाई जा रही है। पहले मैं लिख दूं, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। प्रत्येक 10 डिग्री ताप
बढ़ाने पर दर लगभग 2 गुना बढ़ जाती है। ठीक है बेटा, तापमान बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। ठीक है, और प्रत्येक 10 डिग्री ताप बढ़ाने पे, प्रत्येक 10 डिग्री ताप बढ़ाने पे दर लगभग 2 गुना बढ़ जाती है। ठीक है ना। अब आप समझो बात को, है ना। जब टी टेम्परेचर था, क्या था, जब टी टेम्परेचर था, तो टी टेम्परेचर पे क्या हो रहा था, जो रिएक्शन करने वाले मॉलिक्यूल थे, यानी कि रिएक्टेंट्स थे, वो केवल इतने थे, ये जो येलो कलर से बता रहा है इतने थे। लेकिन जैसे ही आपने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो उनकी संख्या बढ़ गई। रिएक्शन करने वाले देखो, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कितने हैं वो डिपेंड नहीं करता, उनके बीच प्रभावी कोलिजन कितना हो रहा है वो डिपेंड करता है। यदि प्रभावी कोलिजन नहीं होगा तो भले ही कितने ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो, प्रोडक्ट बनना ही नहीं है। समझ में आ रही बात। तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच प्रभावी टक्कर होना चाहिए, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है ना। यानी कि मॉलिक्यूल का एक्टिव होना जरूरी है, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनका एक्टिव होना जरूरी है। तो हम बोल सकते हैं कि टी टेम्परेचर पे जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो इतने हैं, येलो कलर से बना रखे। लेकिन जब हमने टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया, कितना डिग्री बढ़ाया, 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो देखो जो एक्टिव मॉलिक्यूल है उनकी संख्या बढ़ गई, ये ब्लू कलर से बना रखी है। समझ में आ रही बात। मतलब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ गई। एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या जब बढ़ जाएगी तो उनके बीच प्रभावी कोलिजन यानी कि प्रभावी टक्कर की संख्या भी बढ़ेगी, और जब प्रभावी टक्कर की संख्या बढ़ेगी तो प्रोडक्ट भी ज्यादा से ज्यादा बनेगा। प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनेगा मतलब अभिक्रिया की रेट बढ़ गई। कुछ आ रहा समझ में। जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट्स के जो एक्टिव मॉलिक्यूल है उनकी संख्या बढ़ जाएगी। एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगी तो उनके बीच इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगा। इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो फटाफट प्रोडक्ट बनेगा। फटाफट प्रोडक्ट बनेगा मतलब रिएक्शन तेज हो गई, रिएक्शन स्पीड में आ गई, रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई, उसी को हम बोलते हैं रिएक्शन की रेट बढ़ गई। ठीक है। तो ये ग्राफ कहीं ना कहीं हमको वही चीज बता रहा है कि टी टेम्परेचर पे जो एक्टिव मॉलिक्यूल है वो इतने हैं, येलो कलर से बना रखा। लेकिन जब हमने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया तो उनकी संख्या बढ़ गई, देखो यहां तक इतने हो गए, ये एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आ गए। देखो पढ़ो क्या लिखा है, यहां पे लिखा है कि टी ताप पर अभिक्रिया करने वाले अणुओं का क्षेत्र। मतलब जब आपने टी टेम्परेचर दिया तब इतने मॉलिक्यूल अभिक्रिया कर रहे थे, लेकिन जब आपने T+10 डिग्री दिया मतलब आपने 10 डिग्री बढ़ा दिया। जब आपने 10 डिग्री बढ़ाया तो क्या हुआ, T+10 डिग्री ताप पर अभिक्रिया करने वाले अतिरिक्त अणुओं का क्षेत्र, मतलब इतने अणु एक्स्ट्रा हो गए, रिएक्शन करने वाले इतने अणु एक्स्ट्रा हो गए। तो कहने का मतलब वही है कि जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो तापमान बढ़ाने से एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ जाती है, एक्टिव मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ जाता है। देखो आप इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो मेरे पास 100 रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, 100। क्लियर। अब जब मैंने टी टेम्परेचर दिया, क्या टेम्परेचर दिया, टी, तो 100 में से केवल 50 मॉलिक्यूल ही एक्टिव हुए। ठीक है, 100 में से कितने एक्टिव हुए, 50 मॉलिक्यूल एक्टिव हुए, मतलब 50 मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, बाकी के 50 नहीं बनाएंगे। लेकिन जैसे ही मैंने T+10 डिग्री टेम्परेचर दिया, मतलब मैंने 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो एक्टिव मॉलिक्यूल की संख्या हो गई मान लो 80। कितनी हो गई, 80। तो पहले 50 थी, अब कितनी हो गई, अब 80 हो गई, मतलब 30 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा हो गए, 30 मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा हो गए। मतलब अब 80 एक्टिव मॉलिक्यूल आपस में कोलिजन करेंगे, यानी कि रिएक्शन की रेट बढ़ गई। तो सीधा सा मतलब है, जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो एक्टिव मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट के एक्टिव मॉलिक्यूल, उनकी संख्या बढ़ जाती है।
जिससे अभिक्रिया की रेट बढ़ जाती है। ठीक है, नोट कर लो। समझ में आ गया क्या? तो यहाँ पे हमारा कोलिजन थ्योरी कंप्लीट हो जाता है और इसी के साथ हमारा केमिकल काइनेटिक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। अब अगला हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।